फाइन स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेने जा रहे हैं इस क्लास में, दैट इज नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसमें देखेंगे कि क्या एक चेयरमैन है राज्यसभा का, उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयरमैन के अगेंस्ट, राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट इस तरह का नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पास हुआ है। बात समझ, अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, जजेस के अगेंस्ट तो बहुत बार हुआ है, ये अलग बात हुआ कि वो पास नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। बट पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में किसी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के अगेंस्ट इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है। समझे ना। हाँ, ये अलग बात है कि ड्यूटी चेयरमैन ने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, मगर स्टार्ट भी तो पहली बार हुआ है, ये प्रोसेस पहली बार इनिशिएट हुआ है। तो जब इनिशिएट हुआ है तो जाहिर सी बात है पॉलिटी का वो हर कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए जो कि इससे संबंधित है। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। यहाँ पे देखोगे इम्पीचमेंट वर्ड गलत है, ठीक है। इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए ही होता है, आई रिपीट, वो केवल प्रेसिडेंट के लिए ही होता है। तो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट 10 दिसंबर को अपोजिशन, समझे, अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन रेजोल्यूशन पास किया वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा का जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट, समझे। और इस नोटिस में ये कहा गया, इन पे आरोप लगाया गया कि ये जो इनका जो काम करने का तरीका है बड़ा ही पार्टीशन है, इन पार्टीशन नहीं है, पक्षपात के हिसाब से काम करते हैं, पक्ष लेते हैं बीजेपी का, ठीक है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट का पॉलिसी का ये खुद स्पोक्स पर्सन है, बड़े बड़े पब्लिक फोरम सब में जाके गवर्नमेंट का बहुत सारा बताते हैं, पॉलिसी सब बताते हैं। और जानते हो कि वाइस प्रेसिडेंट जो पद है वो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आफ्टर प्रेसिडेंट। तो बड़ी बात है वाइस प्रेसिडेंट बनना, है ना। तो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ये अथॉरिटी है, पोस्ट है, और उसके अगेंस्ट इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया है। देखो अब समझो कैसे लगता है और कैसे इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया। तो जो राज्यसभा के ड्यूटी चेयरमैन हैं, जानते हो, नाम भी जानते हो, हरिवंश, है ना, क्या नाम है उनका, जगदीप धनखड़। वाइस, मैं बात कर रहा हूँ ड्यूटी स्पीकर, ड्यूटी चेयरमैन का बात कर रहा हूँ, हरिवंश है ना जी। हाँ, देखो तो उन्होंने क्या किया कि जो राज्यसभा के जो ड्यूटी स्पीकर है उन्होंने डिसमिस किया ये नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन, कहा कि ये गलत है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके रेपुटेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। और सेम चीज़ तुम्हारा जो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है पीसी मोदी ने इस चीज़ को रखा। जानते हो जनरल सेक्रेटरी होते हैं ना, दोनों के, लोकसभा के भी होते, राज्यसभा के भी होते हैं। तो वही बोला, देखो यहाँ पे समझो, वर्ड समझो, राज्यसभा ड्यूटी चेयरमैन while dismissing the impeachment notice ruled that it is an act of impropriety being severely flawed and drawn in haste to mar his reputation। यानी कि एक ऐसा एक्ट है, ये नोटिस पास करने का एक ऐसा एक्ट है, कहीं ना कहीं इससे वाइस प्रेसिडेंट का जो गरिमा है वो खत्म करने का बात है इसमें, वो गिराने का बात है इसमें। एंड द रूलिंग वॉज टेबल्ड इन द हाउस बाय द राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी। द ड्यूटी चेयरमैन सेड दैट इम्पीचमेंट नोटिस, ये जो इम्पीचमेंट नोटिस जो है यानी कि नो कॉन्फिडेंस जो नोटिस है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको डिग्रेड करने का बात है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का जो इतना इम्पोर्टेंट जो पद है उसको कहीं ना कहीं गिराने का बात है। और डिप्टी चेयरमैन ने ये भी कहा कि ये पर्सनली टारगेट है, ये पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, ये गलत चीज़ है, समझे ना। समझ गए। हाँ, जानबूझ के ही किया जा रहा है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित किया जा रहा है, ये लोग अपोजिशन वाले लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो जानते हो कि चूंकि धनखड़ के ऊपर आरोप था तो धनखड़ तो वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए ड्यूटी स्पीकर बैठे थे, क्योंकि जब भी किसी पे आरोप हो तो उसको बैठने का अधिकार नहीं है, मतलब पद पे बैठने का अधिकार नहीं है, मगर नॉर्मल प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को लेके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे कंट्री में, हमारे संविधान में। देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो पावर डिराइव करता है वो आर्टिकल 63 से करता है, ठीक है। और 64 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, समझे ना। जैसे वाइस प्रेसिडेंट कोई बन गया तो आर्टिकल 64 में लिखा गया कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा, समझ गए ना। और वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज यानी कि वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ही काम कर रहे होते हैं, वो अपना वाइस प्रेसिडेंट का भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा का भी काम कर रहे होते हैं,
ठीक है। और जो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का बात हो या फिर राज्यसभा का चेयरमैन का बात हो, वो तुम्हारा आर्टिकल 67 में लिखा गया है। समझ गए ना। ये कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 67, ये तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित था। आगे देखो तो थोड़ा सा आर्टिकल 67 को ठीक से समझते हैं। इसमें लिखा गया 67 में देखोगे, स्पेशली क्लॉज ए में देखोगे, इसमें लिखा गया वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपना नॉर्मल टेन्योर में रहेंगे। हाँ, मैं उससे पहले भी वो रेजिग्नेशन कर सकते हैं, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट को अपना लेटर सौंप सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। 67 में लिखा गया। दूसरा देखो एडिशनली 67B में लिखा गया बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि वाइस प्रेसिडेंट को निकालना हो, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि वाइस प्रेसिडेंट को निकालना हो तो पहले राज्यसभा एक रेजुलेशन पास करे, समझे ना, रेजुलेशन पास करे। यदि वो अग्रीड हो गया, ठीक है, तो फिर वोटिंग होगा। और यहाँ चाहिए स्पेशल, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है राज्यसभा में कितने मेंबर है बच्चे लोग, 245 है ना, तो 123 होना चाहिए। 123 मेंबर्स का ओके होना चाहिए राज्यसभा में। और जो लोकसभा में वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यदि लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, राज्यसभा में क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 245 में 50% प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। 123 मेंबर का सहमति चाहिए होगा राज्यसभा में, समझ गए ना। हाँ, मगर ये आप, हाँ, रेजुलेशन लाने से पहले जो आप नोटिस दोगे ना, ये नोटिस 14 दिन के लिए रहेगा वैलिड, और 14 दिन के बाद आप मोशन ला सकते हो। तो देखो नीचे लिखा गया ना कि विच मस्ट बी एग्रीड बाय हाउसेस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। हाउएवर द प्रोविजन स्पेसिफाइड दैट नो सच रेजुलेशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है आपको। यदि 14 दिन खत्म हो गया तो उसके बाद आप मोशन लाने का पावर है। पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। यदि 14 डेज लैप्स्ड हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद मोशन लाया जा सकता है। अब मोशन को एडमिट करना नहीं करना वो जानते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है। और चूंकि ये चेयरमैन के ऊपर ही आरोप लगा है, तो इस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो ड्यूटी चेयरमैन होंगे, और ड्यूटी चेयरमैन ने इस मोशन को खारिज कर दिया। समझ गए, वो अलग बात है कि खारिज कर दिया तो ये पास नहीं हुआ, तो अब जज जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव नहीं होंगे। आगे देखो, कैन इट लैप्स, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या यदि सेशन प्रयोग्ड हो, प्रयोग्ड मतलब क्या होता है, टेम्पररी ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, डिजोल्यूशन नहीं, राज्यसभा तो कभी डिजोल्व भी नहीं होता, ये भी जानते हैं। यदि मान लो कि सेशन प्रयोग्ड हो गया, कुछ दिन के लिए बंद हो गया, समझ गए ना, तो क्या इस तरह का जो नोटिस, क्या इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशन है, क्या वो खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा? तो खत्म नहीं होगा, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नोटिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशन है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशन खत्म नहीं होता यदि हाउस तुम्हारा प्रयोग्ड हो जाए या डिजोल्व हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशन है, इट डज नॉट लैप्स व्हेन द सेशन इज प्रयोग्ड। जैसे यदि सेशन प्रयोग्ड भी हो गया, सेशन कुछ दिन के लिए बंद हो गया, समझ रहे हो ना। यदि मान लो अभी कौन सा सेशन चल रहा है, अभी विंटर सेशन है ना, यदि विंटर सेशन खत्म हो गया, लेट से ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि रेजुलेशन ये तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा, ये रेजुलेशन फिर से लाया भी जा सकता है नेक्स्ट सेशन में। बात समझ रहे हो ना। या फिर इसके लिए एक नया स्पेशल सेशन भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में पढ़ते हो ना कि कौन सा बिल खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है यदि लोकसभा डिजोल्व हो जाए तो। मैं ये देखो कभी भी लैप्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आखिर ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नोटिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेजुलेशन है, इसलिए। देखो नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में लिया जा सकता है, या फिर स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है इसके लिए कि क्या वाइस प्रेसिडेंट क्या उस समय प्रोसीडिंग में रहेंगे। तो हाँ, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ रह सकते हैं, मगर तुम्हारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है उसमें नहीं रह सकते हैं। समझ गए ना। तो आर्टिकल 92 में लिखा गया है कि चेयरमैन है ना, या ड्यूटी चेयरमैन जिस पे आरोप लगा है, वो प्रिसाइड नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। हाउएवर इसमें यह भी लिखा गया है कि वो उनको बोलने का अधिकार है, चेयरपर्सन टू स्पीक, और पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, समझे ना। मगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनके अगेंस्ट ही तुम्हारा नो कॉन्फिडेंस नोटिस या रेजुलेशन चलाया जा रहा है। दिस प्रोविजन हाउएवर केम इनटू इफेक्ट ओनली इफ द, हाँ, ये तभी होगा जब तुम्हारा ड्यूटी चेयरमैन मान लेगा इस चीज़ को। मैं ड्यूटी चेयरमैन ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया पहले ही, तो आगे तुम्हारा कोई स्पेशल मेजोरिटी वाला चीज़ चाहिए नहीं, रेजुलेशन वाला चीज़ चाहिए नहीं। देखो रेजुलेशन और मोशन में क्या अंतर है।
मोशन एडमिट किया जाता है, मोशन होगा तब जाके फिर वोटिंग होगा। मोशन पे वोटिंग होना इस रेजुलेशन, तो कह सकते हैं कि रेजुलेशन मोशन ही है, मैं उस पर वोटिंग होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजुलेशन एंड मोशन। मोशन कोई भी प्रपोजल हो सकता है, मोशन में वोटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और जिस मोशन के ऊपर वोटिंग हो रहा है उसको रेजुलेशन कहते हैं। समझ गए ना? तो हाँ, ये रहा बात कि निकलने नहीं जा रहे वो, क्योंकि खारिज कर दिया ड्यूटी चेयरमैन ने। दैट्स इट, कंप्लीटेड।